नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में एजुटेरिया के द्वारा जो नई मैगजीन रिलीज़ की गई है, सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है। इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे और दोस्तों इसमें हमने बिहार विशेष का जो करंट अफेयर्स है उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वेब पोर्टल्स हैं, बुक्स हैं, अभियान हैं, अब सैन्य अभ्यास हैं, इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक बचे हैं, एक या दो टॉपिक बचे हैं, उनको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैगजीन आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे, क्योंकि इससे एक या दो सवाल आपको सीधे तौर पर मिल जाएंगे यहाँ से। चलिए देख लेते हैं इसको बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम देखेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 की है। ठीक है, 17वें नंबर की ये रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, एक इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ही प्रति 2 वर्षों पर भारत की जो है वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कब जारी की गई थी, तो यह सबसे पहले 1987 में जारी की गई थी। ISFR जो 2021 की रिपोर्ट है, यह इस श्रृंखला की 17वें नंबर की रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसके लिए सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 के जो है डाटा को इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल जो भूभाग है उसका 33% भाग जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। किस नीति में? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश का जो कुल भूभाग है उसका 33% जो भूभाग क्षेत्र है उस पर वन होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं भारत में वन आवरण क्या है, स्थिति क्या है उसकी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 21.71%। ये दोनों डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये 21.71% है भौगोलिक क्षेत्रफल का। वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम 2019 की रिपोर्ट से तुलना करें तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि नज़र आई है 2021 की रिपोर्ट में। सॉरी, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। ठीक है, भारत में वृक्ष आवरण क्या है, अभी हमने वन आवरण देख लिया, वृक्ष आवरण क्या है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला डाटा 2.91% जो है कुल वृक्षावरण है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, यदि हम 2019 की रिपोर्ट से इसकी तुलना करें तो वृक्षावरण में कितना है, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 721 वर्ग किलोमीटर की। चलिए आइए देख ले भारत में जो है वन और वृक्ष आवरण के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको एक ग्राफ में दिखाया गया है, उसको देख लेते हैं। वनावरण का क्षेत्रफल कितना है भारत में, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 21.71%। ठीक है, और इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई हुई है। और वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 2.91%। ध्यान रखिएगा, 2.91%। और इसमें वृद्धि कितने की हुई है, तो ये हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, अगर हम वृक्ष आवरण और वनावरण दोनों को जोड़ दें तो कुल भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, और वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ने के बाद जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना बनता है, तो 24.62%। ये तीनों डाटा आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और कुल जो वृद्धि अगर कितनी हो गई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं, तो उनमें पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में जो है
77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन आवरण पाया जाता है। ठीक है, आपको ये वाला डाटा ध्यान रखना है, लेकिन डाटा नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा। इसमें आपको क्रम ध्यान रखना है। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आता है, फिर 2 पर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर 3 पर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं। अभी हमने सबसे अधिक वाले को देखा, तो सबसे कम वाले को भी देख लेते हैं। हरियाणा इसमें पहले नंबर पर आता है, फिर पंजाब का दूसरा स्थान आता है, फिर गोवा का तीसरा स्थान आता है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब और गोवा। ठीक है, हरियाणा में कितना क्षेत्रफल है? 1603 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पंजाब में कितना है? 1847 है, फिर गोवा में 2244 है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? तो उनमें आंध्र प्रदेश का स्थान सबसे पहले आता है। आपको ध्यान रखना है 647 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है, और इसमें सर्वाधिक वृद्धि वाले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा का स्थान आता है। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तरफ तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो वन आवरण में वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने यहाँ पर वन आवरण में विनाश कर रहे हैं। ठीक है, उनमें अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला राज्य है अपने यहाँ पर। इसने 257 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को जो है वनावरण का जो था उसको नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें दूसरा स्थान किसका आता है? वो मणिपुर का आता है। ठीक है, फिर नागालैंड तीसरे स्थान पर आता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक वन आवरण का जो नुकसान हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, फिर मणिपुर में, फिर नागालैंड में। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो उनमें एक है मिजोरम, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन आवरण का प्रतिशत पाया जाता है। कितना? 84.53%। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 79.33% पाया जाता है। फिर मेघालय का स्थान आता है, यहाँ पर 76% पाया जाता है वन आवरण। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अभी हमने राज्य देखा, केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप उनमें सबसे पहले स्थान पर आता है। सर यहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत पाया जाता है। कितना? लगभग 90.33%। फिर अंडमान और निकोबार का स्थान आता है, यहाँ पर 81.75% वन आवरण पाया जाता है। ठीक है, चलिए भारत में कुछ जो घने, खुले और ये ऐसे वन पाए जाते हैं इनको देख लेते हैं। बहुत घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है कहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21,095 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा। मध्य पर पाए जाते हैं सबसे अधिक, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खुले वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक बहुत घने वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि मध्यम रूप से घने वन और खुले वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उनमें आपका मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र जो है 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 74.51% है। आपको ये बात ध्यान रखना है, बाघ अभ्यारण्य में जो वन क्षेत्र है वो कितना है? 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का कितना है? 7.8। लेकिन टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 74.51% है। ठीक है, देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये 2932.95 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये इसमें 96.83% के क्षेत्र पर वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है डाटा थोड़ा सा आपके लिए। कुल इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जो जंगल हैं उनका जो कुल कार्बन स्टॉक है कितना है? 7204 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।
और 2019 के आकलन के तुलना में देश में कुल कार्बन के स्टॉक में जो है 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कितनी? 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। इसी रिपोर्ट में इसको भी बताया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र का भी आकलन किया गया है और इस बारे में बताया गया है कुछ डाटा। देश के कुल मैंग्रोव या कच्छ वन जो है, मैंग्रोव चाहे बोला जाए चाहे कच्छ वन बोला जाए, ठीक है, इसमें क्षेत्रफल कितना है? तो ये 4992 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको ध्यान रखिए, ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। देश में कुल मैंग्रोव कच्छ या कच्छ वन जो है कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैले हुए हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.15%। ठीक है, 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये तीनों डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सबसे अधिक मैंग्रोव का क्षेत्रफल किन किन राज्यों में है। तो उनमें पहला स्थान किसका आता है? तो पश्चिम बंगाल का आता है। ठीक है, और में दूसरा स्थान किसका आता है? तो गुजरात का आता है। तीसरा स्थान किसका आता है? तो अंडमान और निकोबार का आता है। सबसे अधिक जो है मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कितने पर? 2114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। दूसरे नंबर पर गुजरात में पाए जाते हैं 1175 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तीसरे नंबर पर पाए जाते हैं कच्छ या मैंग्रोव वनस्पति, यहाँ पर 616 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये पाए जाते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है। ठीक है, आपको पता है कि 17 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, लेकिन उसमें सर्वाधिक वृद्धि किसने किया है? तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो है उड़ीसा है। दूसरा सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र, 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि किया इसने। कर्नाटक जो है तीसरा वर्ग सबसे सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है, इसने 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। प्रथम स्थान पर कौन? उड़ीसा, 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तृतीय स्थान कर्नाटक, 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। ठीक है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल, अब भारत के कितने 75 रामसर स्थल हो चुके हैं स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में। ठीक है, वर्ष 2022 में रामसर स्थलों में शामिल भारत की जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियां हैं उनकी लिस्ट नीचे दी गई है। अभी हम आपको उसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में, ध्यान रखिएगा स्टैटिक पोर्शन को यहाँ पर दिया गया है। आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट में सवाल पूछा जाता है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कब रामसर कन्वेंशन हुआ था? तो 1971 में। ठीक है, और उसके लिए जो समझौते हुए थे वो कब से प्रभावी हुए? तो 1975 से। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ है। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई है। ठीक है, भारत का जो 75वां रामसर स्थल है कौन सा है? सालबुग आर्द्रभूमि है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब वर्ष 2022 में रामसर अब इस समय में जो है शामिल भारत की आर्द्रभूमियां कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सांख्य सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में है। ध्यान रखिएगा, खिजड़िया कहाँ पर है? गुजरात में है। बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद सांख्य सागर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो ये मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को हम रिपीट करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको हो सकता है बाद में टाइम ना मिले इन चीज़ों को रिवाइज करने का, और आपको यहीं पर सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, पिचवरम मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व जो है ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। करी किली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। कूनथनकुलम जो है पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। कूनथनकुलम जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का आर्द्रभूमि क्षेत्र है। उदयमार्थंडपुरम जो है पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में बहुत सारे आर्द्र भूमियों को अभी शामिल किया गया है। और आपको दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक जो है आर्द्र भूमियों वाला राज्य कौन सा है, तो वो तमिलनाडु ही है। यहाँ लगभग 14 आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है। वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बार हम फिर से तमिलनाडु के जो वेटलैंड्स हैं इनको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिपीट करके। पिचविरम मैंग्रोव जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। कूनथनकूलम जो है पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। उदया मार्थंडपुरम जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। दोस्तों ये सारे जो वेटलैंड्स हैं ये तमिलनाडु के वेटलैंड्स थे और काफ़ी मात्रा में 2022 में तमिलनाडु के जो वेटलैंड्स हैं इनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब देखते हैं अन्य राज्यों के जो वेटलैंड्स हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, सतकोसिया गार्ज जो है ये उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज जो है ये वेटलैंड उड़ीसा में स्थित है। तंपारा झील जो है कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तंपारा झील कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा उड़ीसा में। आपसे सवाल इस तरह से बन सकता है, अभी हाल ही में तंपारा झील चर्चा में रही जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, किस राज्य में है, तो आप बताएंगे कहाँ पर, उड़ीसा में। अंशुपा झील कहाँ पर है, तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक है। हीराकुंड जलाशय कहाँ पर है, तो ये भी उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा की जो 4 वेटलैंड्स कौन सी हैं, सतकोसिया गॉर्ज जो है, तंपारा झील, अंशुपा झील और हीराकुंड जलाशय। सिरपुर वेटलैंड कहाँ पर है, तो सिरपुर वेटलैंड जो है मध्य प्रदेश की। ठीक है। सिरपुर वेटलैंड जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यशवंत सागर जो वेटलैंड है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। थाणे क्रीक आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में एक थाणे जिला है तो वहाँ पर थाणे क्रीक, उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, महाराष्ट्र में स्थित है। नंदा झील कहाँ पर है, नंदा झील तो ये है गोवा में। ध्यान रखिएगा नंदा झील कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में। रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर में है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर में है। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भारत का 75वां रामसर साइट्स है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। अब इसके जो अन्य महत्वपूर्ण स्टैटिक पोर्शन को भी दिया गया है उसको देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल जो हैं इस सूची में शामिल हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है रामसर साइट्स में सबसे अधिक जो रामसर स्थल किस देश के शामिल हैं, तो कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप का था। ठीक है। रामसर स्थल में, रामसर सूची में जो शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। 1974 में इसे शामिल किया गया था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन सी है, तो चिल्का। ध्यान रखिएगा भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन सी है, वो चिल्का। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आपको पता है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पर है, तो सुंदरवन वेटलैंड है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 2549.44 वर्ग किलोमीटर। इतना ध्यान नहीं रखना है आपको। और ये इसका जो है 96.76% क्षेत्र जो है आर्द्रभूमि का क्षेत्र है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है
रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है रेणुका वेटलैंड है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल किसे जाना जाता है, तो हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार वाली हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश जो है 2.25 हेक्टेयर से कम आकार वाली क्षेत्रफल की हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में, अभी हमने आपको ये फैक्ट बताया था पीछे। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में कुल कितनी वेटलैंड्स हैं, ये अब उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है। भारत के कुल 75 रामसर स्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 13 लाख जो है 26,677 हेक्टेयर। 13,26,677 हेक्टेयर, यानी कि 13.3 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है। वर्ष 2014 से 22 तक देश में के जो रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई हैं। कब से, 2014 से लेकर 2022 तक में देश के जो रामसर स्थल की सूची है उनमें से 49 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई हैं। ठीक है, भारत की। दोस्तों आइए देख लेते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो आई है, इसके संदर्भ में जो फैक्ट है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिक पोर्शन को कवर किया गया है। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई थी। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो है कब, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई थी। आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इस रिपोर्ट को जो जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। ठीक है। कौन सी रिपोर्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 3682। ठीक है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 3682। इसके पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि 3167 बताई गई थी, जो कि पहले 2967 थी, 200 की वृद्धि हुई थी, अब 3167 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर डाटा आप अपडेट कर लीजिएगा। भारत में बाघों की कुल संख्या जो हो गई 3682 हो गई है। इससे पूर्व जो 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की जो कुल संख्या थी 3167 बताई गई थी। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट में के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ पर ये सवाल पूछा जाएगा कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, तो 3682 हो गई है इनकी संख्या। ठीक है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। जहाँ पर केवल स्टेटमेंट आ जाता है, स्ट्रीम सेंटेंस आ जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो सवाल गलत हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, विश्व के जो 75% बाघ है वो केवल भारत में पाए जाते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है। 2018 और 22 के बीच जो है बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। 2018 से 22 के बीच जो है बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। बाघों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि जैव विविधता के संदर्भ में बाघ का काफ़ी महत्व है और ये एक कीस्टोन प्रजाति के रूप में जानी जाती है। ठीक है। 2018 में जो बाघों की कुल संख्या थी कितनी थी, 2967 थी। ठीक है। 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी, 2967 थी। अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 3682। चलिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण डाटा को देख लेते हैं। बाघों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, हम ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है उनमें पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर 2022 में 785 बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। और कर्नाटक का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है। और यहाँ पर 563 बाघ पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 560 बाघ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 205 बाघ पाए जाते हैं। बिहार में 54 बाघ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 2018 के डाटा को आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में। इनका आपको क्रम ध्यान रखना है। ठीक है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में। ठीक है। अगर आप ध्यान रखना चाहें तो मध्य प्रदेश के जो बाघों की संख्या उनको ध्यान रख सकते हैं, 785 है। ठीक है। कर्नाटक में 563 है, उत्तराखंड में 560 है। बस इतना ही ध्यान रखिए।
अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कई जगह पर बाघों की संख्या में वृद्धि तो दर्ज की गई है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां पर बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाघों की गिरावट दर्ज की गई है संख्या में। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। ठीक है, भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ कितने हैं? 260। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में है और इसमें जो है देश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 260। ठीक है, हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली राजस्थान और 53वां जो है रानीपुर यूपी का बना है। ठीक है, 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है अभी? तो धौलपुर करौली का जो है ये राजस्थान का है और 53वां जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बिहार में बाघों की संख्या 2014 में कितनी थी? 28 थी और 2018 में 31 हो गई है। 2022 में कितनी हो गई? 54। आपको ये वाला ध्यान रखना है कि बिहार में जो है बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई है? तो 54 हो गई है, सॉरी। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर 2 गुना ही हो गई है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में जो बिहार में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? वो 2 गुनी हो गई है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ आपको ध्यान रखना है इसको। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3925 हो गई है। ठीक है, और तथा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है उसमें बताया गया कि भारत में बाघों की कुल आबादी जो है 3925 हो गई है और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1% है। दोस्तों यहाँ पर आपको डाटा थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कई जगह रिपोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और इसको आप अपने ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। ठीक है, चलिए पर्यावरण के संदर्भ में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो मिशन है इसको शुरू करने की जो बात है इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए जो नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को चुना गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं उसको। प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी तथा 6 लाख से अधिक की जो है नौकरियों का सृजन करने की इसमें उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के जो वार्षिक उत्सर्जन है उसमें 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। आपको यहाँ पर 2 से 3 फैक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसमें अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि करने का प्रयास है और ग्रीन हाउस गैस से जो उत्सर्जन होता है वो वार्षिक रूप से इसको कितना कम करने की उम्मीद है? तो 50 मिलियन मीट्रिक टन कम करने की उम्मीद है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य कितना है? 2030 तक कितना हो जाएगा? 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का जो संचयी मूल्य है 2030 तक 8 बिलियन डॉलर और 2050 तक 340 बिलियन डॉलर अमेरिकी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगा टन की कमी आएगी। ठीक है, अगर हमने हरित हाइड्रोजन को अपना लिया है तो इससे वर्ष 2050 तक जो है संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में जो है 3.6 गीगा टन की कमी आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में
लाने की शुरुआत की जा रही है। आपको पता है कि 1952 में भारत से चीता जो हैं विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, और इन विलुप्त चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को 5 मादा थे और इनमें से 3 नर थे, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से, कहाँ से, नामीबिया से, जो कि एक अफ्रीकी देश है, ठीक है, 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया था, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, लाया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें लाया गया है, ठीक है। इसकी निगरानी है तो सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास योजना है, ठीक है, यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। चलिए COP27 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। COP27 जो है, इसका आयोजन स्थल कौन सा है, शर्म अल शेख, ये मिस्र में आयोजित हुआ था अभी हाल ही में। COP27 जो है शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। इसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं अनुकोस में कि जो है कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया है। इसमें अनुकूलन कोष में जो है कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का संकल्प लिया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से जो विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं उनको लॉस एंड डैमेज के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को के संरक्षण को बढ़ावा देता है। आपको ध्यान रखना है COP27 के तहत जो है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया गया है। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर जो क्लाइमेट है वो एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, गठबंधन है, और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। आपसे एक सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया गया है, किस सम्मेलन के तहत इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है COP27 के तहत। दोस्तों हमारी कोशिश ये है कि एक ही फैक्ट को कई एंगल से पढ़ा जाए, जिससे कि यदि आपसे सवाल घुमा करके भी पूछा जाए तो वो आपसे गलत ना हो, है ना। COP27 सम्मेलन में जो भारत के संदर्भ में क्या चीज़ें बताई गई हैं, भारत 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति को प्रस्तुत किया है इसने, और इसकी जो विशेषताएं क्या हैं, भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया है। भारत ने अपनी इस नीति में क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्य जो हैं उनको शामिल किया है। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा, ठीक है, 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा भारत। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% जो है एथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाएगा। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि होगी और उसके बाद पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाएगा। COP26 को देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया है। आपको ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत का मंत्र किस सम्मेलन में दिया गया है, तो COP26 में दिया गया है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। पहला, भारत 2030 तक अपने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत जो है 2030 तक अपने गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा लक्ष्य क्या है, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत है जो है अक्षय और गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करेगा, ठीक है। भारत 2030 तक अपनी जो 50% ऊर्जा की ज़रूरत है उसको अक्षय या गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। भारत जो है, तीसरा लक्ष्य जो है, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन यानी कि 1 अरब टन की कमी करेगा, ठीक है। भारत 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, ठीक है।
चौथा लक्ष्य क्या है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। ठीक है, 2005 के स्तर से 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर से। और पांचवा लक्ष्य क्या है, 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का जो है नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का समय वर्ष क्या है, तो यह है 2070 तक। भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो 2023 में महत्वपूर्ण जो अधिनियम लाए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में क्या बताया गया है। वन संरक्षण नियम 2022 जो है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया है। आपको ध्यान रखना है, ये वन संरक्षण अधिनियम जो है 2022 का, ये किसके तहत अधिसूचित किया गया है, तो वन अधिनियम 1980 के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको अधिसूचित किया है। ठीक है, वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 जो है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। कब से, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। इसके तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। ठीक है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 जो है, सरकार 24 अगस्त 2022 को इस अधिनियम को प्रकाशित किया है ताकि बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम जो हैं बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेंगे। नए नियम जो हैं बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जो हैं, ये नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम जो 2001 का है उसकी जगह लेगा। ठीक है, ई कचरा प्रबंधन नियम जो 2022 का है, 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया है। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा। ठीक है, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 जो है, यह नियम ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जो है 12 अगस्त 2021 को इस अधिनियम को पारित किया गया है। ठीक है, अधिसूचित किया गया है। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक वाली जो वस्तुओं के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत जो है 12 अगस्त 2021 को इस अधिनियम को अधिसूचित किया गया था और इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनका निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और करंट अफेयर्स क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्वायरमेंट के में जो टू द पॉइंट दिया गया है इसको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ थोड़ा सा देख लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि आपका कोई करंट अफेयर्स छूटे ना, तो हमारी कोशिश ऐसी है। वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान को शुरू किया है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों को जो है फ्लोरा और फौना के साथ साथ कवक यानी फंगा शब्द को शामिल करने का भी आग्रह किया गया है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने किस अभियान को, फंगा अभियान को शुरू किया है, जिसमें वनस्पतियों, जीवों यानी कि फ्लोरा और फौना के साथ साथ कवक यानी कि फंगा शब्द को भी शामिल करने का आग्रह किया है। ठीक है, 2005 से 19 तक भारत में अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय रूप से 33% की कमी की है। यह भारत की UNFCCC के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अधिक रेखांकित करता है। 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का संकल्प लिया है। आपको ध्यान रखना है ये लक्ष्य कब तक लिया गया है, 2030 तक भारत अपनी जो है उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का संकल्प लिया है। ब्राज़ील के शहर बेलेम में आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुखों ने अमेजन वर्षावन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ठीक है, कहाँ पर, ब्राज़ील के शहर बेलेम में आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन जो शिखर सम्मेलन था उसमें दक्षिण अमेरिकी जो देश हैं उन्होंने उनके प्रमुख हैं उन्होंने अमेजन वर्षावन की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया है। ठीक है,
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यावरणीय जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो बैठक है और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की जो बैठक है 26 से 28 जुलाई को कहाँ पर आयोजित की गई है, तो चेन्नई में आयोजित की गई है। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यावरणीय और जलवायु स्थिरता की जो कार्य समूह की बैठक है और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है, तो चेन्नई में। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को महोदय वन्यजीव अभ्यारण्य और जो अन्य क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। किसने? बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में गोवा पीठ ने, ठीक है, गोवा सरकार को महोदय जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और अन्य जो क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। 22 से 23 जून 2023 तक नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस यानी कि कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में। 22 जून से 23 जून 2023 तक नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पेरिस फ्रांस में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र में पार्टियों के 27वें सम्मेलन COP27 में की गई है। ठीक है दोस्तों, लगातार स्क्रीन पर देखने से थोड़ा आंखें दर्द करने लगती हैं, इसकी वजह से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। 7 जून 2023 को हवाई स्थिति में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाऊ में विस्फोट हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये हवाई में हवाई द्वीप है एक, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की जो है शक्ति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा 15 मई 2023 को नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को शुभारंभ किया है। यह ऐप जो है पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य जो है 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे करंट अफेयर जो है हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो करंट अफेयर्स डिस्कस किया है उनमें भी कवर किया गया है, लेकिन स्पेशली इन्वायरमेंट के सेक्शन को अलग से दिया गया है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु परिवर्तन जो है कार्य योजना को पेश किया है। इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है कम से कम 55% तक कम करना है। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राजील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। इन्होंने ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान करने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिकी वर्षा वन में वनों की कटाई को रोकने का एक प्रयास है। ठीक है, संस्था UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, UN इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के द्वारा भी हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया गया है। मई 2023 में यूनेप द्वारा टर्निंग ऑफ द टैब, यूनेप के द्वारा टर्निंग ऑफ द टैब हाउ द वर्ल्ड कैन इन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अभी हाल ही में यूनेप के द्वारा टर्निंग ऑफ द टैब हाउ द वर्ल्ड कैन इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसको अब कुछ दिन बाद जो है बाघ अभ्यारण्य में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रयास किसके द्वारा है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, NTCA के द्वारा घोषणा की गई। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए
सेफ गार्ड मैकेनिज्म को लॉन्च किया है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का आयोजन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना है, गज उत्सव 2023 का आयोजन उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये असम में स्थित है, ठीक है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का, ठीक है, कौन सा, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, ठीक है। ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। किस प्रोजेक्ट के तहत, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य के बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, ठीक है। भारत में बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया गया है, ठीक है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम किया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक मेगा वैश्विक गठबंधन को शुरू करने के लिए $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। और इस प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट का जो अलायंस है, इसमें 7 बड़ी बिल्लियों को जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के जो है संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम किया जाएगा, ठीक है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में चर्चा में रही अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। मिस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के जो है पौधे रोपे जाएंगे। मिस्टी योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव को वृक्षारोपण करना है और देश के जो तटीय इलाके हैं उनमें मैंग्रोव के पौधे को रोपा जाएगा, ठीक है। सरकार ने कहाँ पर, गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में स्टॉकहोम 50 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो स्टॉकहोम में किया गया है, ठीक है। ये किसकी राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी है। क्यों किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है 2022 का केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में कहाँ पर आयोजित होगा, तो लिस्बन में आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में लिस्बन घोषणा पत्र को अपनाया गया है और इसके साथ यह सम्मेलन समाप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कहाँ से, केवड़िया से, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है वहाँ से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। और इस लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। इस मिशन लाइफ योजना के तहत जो है कम से कम 80% जो गांव हैं और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का
लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, कहाँ पर, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वें वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट में के दौरान पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो है 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो दुबई में आयोजित किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात के, ठीक है। और इसमें जो है भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत, जम्मू कश्मीर की जो पल्ली पंचायत है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत जो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ठीक है। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थगंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थगंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। इसकी जो पहल कौन कौन सी हैं? जलज पहल। इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना है और इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है, ठीक है। जलज पहल, इसका उद्देश्य जो है गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के जो हैं अवसरों को बढ़ावा देना है और इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल IM अवतार, ठीक है। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी जो पोर्टल है IM अवतार जो है स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देगा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाएगा, ठीक है। भारत टैब पहल जो है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। भारत टैब पहल जो है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके तहत जो है कम भाव वाले टैब और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जलदूत ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इसका प्रयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका प्रयोग जो है गांव में चयनित जो कुएं हैं उनके जल स्तर की पहचान करने में किया जाएगा। UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर में आबिदजान में किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया है और इसकी जो थीम क्या है? भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर, ठीक है। भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। आपको ध्यान रखना है UNCCD के COP15 का जो आयोजन है कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया है और इसकी थीम क्या है? भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर, ठीक है। भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है इन्वायरमेंट के सारे करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है और पिछले एक साल में जो भी है इन्वायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स रहा है वो इसमें दिया गया था। वो सारी चीज़ें हमने एक ही वीडियो में कवर कर ली है। अब आप इनको रिवीजन करके जल्दी से जल्दी अपनी परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर लें, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो महत्वपूर्ण जो आपके लिए आप समय रहते उसको देख पाएँ, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।